नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जून माह में होने वाली है और इस परीक्षा की तैयारी से संबंधित आपका मूल्यांकन सही तरीके से हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की है। ये वस्तुतः करंट घटनाओं से संबंधित प्रैक्टिस सीरीज है। इसमें हम विभिन्न सेगमेंट्स के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर सके और उस मूल्यांकन के आधार पर जहां भी सुधार करने की आवश्यकता हो वहां पर सुधार भी कर सकें। आज हम जिस खंड के प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित खंड है। तो चलिए प्रश्नों से ही आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने जो उपस्थित है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं। आपको प्राथमिक प्रदूषकों यानी प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में बताना है। पहला दिया गया है यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर के ऑक्साइड, तीसरा है ओजोन और चौथा है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को देखेंगे। व्याख्या यह है कि प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो सीधे मानवीय गतिविधियों के जरिए वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, यानी जो भी मानवीय गतिविधियां हैं उनके माध्यम से ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। द्वितीय प्रदूषक में वे आते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पन्न होते हैं, यानी प्राथमिक प्रदूषकों के जो सामान्य वायुमंडलीय यौगिक हैं उनके साथ अभिक्रिया करने पर द्वितीयक प्रदूषक पैदा होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, यहां तक कि हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM10, PM2.5 प्राथमिक प्रदूषक हैं, जबकि ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट द्वितीयक प्रदूषकों में आते हैं। तो इस प्रकार से 3 और 4 द्वितीयक प्रदूषकों में आएंगे, 1 और 2 प्राथमिक प्रदूषकों में आएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन ई कचरे की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ए बेरियम, बी बेरिलियम, सी कैडमियम, 4 हेक्सावेलेंट क्रोमियम। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसकी भी व्याख्या के आधार पर उत्तर को देखते हैं। व्याख्या यह है कि जो ई कचरा है, ई कचरा बेकार इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निरूपित करता है, यानी जो आपके घरों में बेकार आपके इस्तेमाल में किए जा चुके बेकार इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसको हम ई कचरे की श्रेणी में रखते हैं। प्रौद्योगिकी में होने वाले तेजी से परिवर्तन, मीडिया में परिवर्तन, गिरते मूल्यों ने पूरे विश्व में ई कचरा में तीव्र गति से यानी बहुत तेजी से वृद्धि की है। इसके निस्तारण हेतु प्रौद्योगिकीय समाधान मौजूद होते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में एक वैधानिक फ्रेमवर्क यानी एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, एक संग्रह, लॉजिस्टिक और अन्य सेवाओं को भी क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है। ई कचरा सीसा, बेरियम, बेरिलियम, कैडमियम, पारा और अन्य भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन और हेक्सावेलेंट क्रोमियम इत्यादि मुक्त करता है। यानी यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं बेरियम, बेरिलियम, कैडमियम और हेक्सावेलेंट क्रोमियम सभी को यह उत्पन्न करता है और इसलिए ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ठोस कचरे के उपचार और निपटान के तरीकों में शामिल हैं। आपके ऑप्शन है, आपके जो इसमें दिया गया है तरीके जो दिए गए हैं वो तरीका है, पहला पायरोलिसिस, दूसरा STP, तीसरा शमन संयंत्र और 4 वर्मी कल्चर। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। चलिए इसका भी थोड़ा सा व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर STP का मतलब जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से है, तो आप इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे तो उत्तर आपको पता लग जाएगा। पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थ के ताप रासायनिक अपघटन को कहते हैं। पायरोलिसिस, शमन संयंत्र और वर्मी कल्चर सभी का उपयोग ठोस अपशिष्ट के अपघटन के लिए किया जाता है। यानी जो पायरोलिसिस है और चाहे शमन संयंत्र है और चाहे वर्मी कल्चर है, इनका उपयोग ठोस अपशिष्ट के अपघटन के लिए किया जाता है। शिवेज उपचार संयंत्रों का जो उपयोग है वो शिवेज के जलाशय से मिश्रित होने के पहले
इसके उपचार के लिए किया जाता है, यानी सीवेज ठोस अपशिष्ट नहीं आता, तो इसमें सीवेज को शामिल नहीं किया जाएगा, एसटीपी को शामिल नहीं किया जाएगा और इसका उत्तर केवल 1, 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? सफर, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपका पहला कथन है, यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा जैसे सभी मौसमी मानकों की निगरानी करेगा। दूसरा कथन है, इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा कथन है, इसकी सेवा केवल दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यह है कि सफर जो है वो एक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को अभिव्यक्त करता है, जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित की गई है और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा परिचालित होती है, यानी कथन 2 इसके अंतर्गत सही नहीं है। सफर वायु प्रदूषण मौसम चरम सीमाओं के संबंध में जन जागरूकता को बढ़ावा देगी और उससे निपटने की तैयारियों में ये तेजी लाएगा। इसी प्रकार से अगर हम और तथ्यों पर देखें तो यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा जैसे सभी मौसम मानकों की निगरानी करेगी। PM 2.5, PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे नियमित वायु गुणवत्ता मानकों के अतिरिक्त यह बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन के अस्तित्व की निगरानी भी करेगी, इसलिए कथन 1 सही है। यह दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में प्रदूषण की प्रवृत्तियों के शीर्ष पूर्वानुमानकर्ता के रूप में कार्य करती है, अतः कथन 3 इसके अंतर्गत सही नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से इसमें कथन 3 सही नहीं है, न ही कथन 2 सही है, केवल कथन 1 सही है। और यहां पर आपको कथन 1 यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसके अंतर्गत सही हो जाएगा, केवल कथन 1 इसके अंतर्गत सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हॉट हाउस अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सबसे सही तरीके से स्पष्ट करता है? हॉट हाउस अर्थ को, यह एक परिदृश्य है जिसमें वैश्विक तापमान सीमा रेखा तक पहुंचता है, जिसके ऊपर प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्रणाली जो वर्तमान में पृथ्वी को शांत रखती है कार्य नहीं करती। पृथ्वी को शांत रखने का मतलब यहां पर क्या हुआ? जो पृथ्वी को ठंडा रखती है, तो ये काम करना बंद कर देती है। एक परिदृश्य जहां वायुमंडल सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकेगा और अवरक्त किरणों के रूप में पृथ्वी की सतह से दीर्घाव विकिरण को निकास करने की अनुमति देगा। तीसरा है एक परिदृश्य जो सूर्य की रोशनी में अधिकांश पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने की अनुमति देगा। और चौथा ऑप्शन है एक परिदृश्य जो केवल द्वितीयक अनुक्रमण घटित होने की अनुमति देगा और पृथ्वी पर प्राथमिक अनुक्रमण को रोकेगा। तो इसके थोड़ी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या सामान्य है कि हॉट हाउस का आपको सामान्य अर्थ पता होना चाहिए। ये एक ऐसी शब्दावली को अभिव्यक्त करता है जिसका प्रयोग एक ऐसे परिदृश्य के वर्णन के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमान उस सीमा पर पहुंच जाएगा जहां पर जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्रणाली है जो पृथ्वी को ठंडा रखती है वो कार्य करना बंद कर देगी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत सही हो जाता है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत और दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एक शोध परियोजना की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस तरीके या किन तरीकों से नाइट्रोजन पर्यावरण प्रदूषक के रूप में कार्य करता है? 1 आधार स्तरीय ओजोन निर्माण, 2 समताप मंडलीय ओजोन निर्माण या 3 सुपोषण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3 यानी उपयुक्त सभी 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या यह है कि जो सुपोषण है वो पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है, जैसे कि शैवालों की वृद्धि और झीलों व तालाबों में मत्स्य प्रजातियों में कमी आना एवं इसके साथ ही झीलों और तालाबों की जल की गुणवत्ता में सामान्य रूप से गिरावट आना, ये होता है सुपोषण। इसी प्रकार से अगर हम आधार स्तरीय ओजोन, प्रत्यक्ष रूप से हवा में उत्सर्जन नहीं होता है, यानी आधार स्तरीय जो ओजोन होती है जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में स्थित होती है, उसमें ओजोन प्रत्यक्ष रूप से हवा में उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि नाइट्रोजन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के ऑक्साइड के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है।
समताप मंडलीय ओजोन की अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है और इसकी संरचना में नाइट्रोजन शामिल नहीं होती है। ऑक्सीजन यानी O2 के अणु सूर्य की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और विखंडित होकर एकल ऑक्सीजन परमाणुओं का निर्माण करते हैं। ये परमाणु शेष ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर ओजोन अणु का निर्माण करते हैं। सप्ताप मंडल में इस प्रकार निर्मित ओजोन की पतली परत पृथ्वी के चारों ओर एक ढाल के रूप में काम करती है, जो पराबैंगनी विकिरणों की विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। और इस प्रकार से विकल्प बी इसमें सही हो जाएगा। तो बी विकल्प बी क्या है, केवल 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन बी दिया गया है वो सही नहीं है समताप मंडलीय ओजोन निर्माण के संदर्भ में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ब्रीथ लाइफ वायु प्रदूषण अभियान किसका संयुक्त उद्यम है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का, 2 जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का, 3 यूरोपियन कमीशन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। व्याख्या यह है कि वायु प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य व जलवायु पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक संचार अभियान की यहाँ पर बात हो रही है, जिस वैश्विक संचार अभियान का नाम है ब्रीथ लाइफ। ब्रीथ लाइफ का जो नेतृत्व है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में जो छोटे वायु प्रदूषकों को कम करने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन का आयोजन कर रहा है के साथ किया जा रहा है। वर्तमान में WHO तथा जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC इस अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी केवल कथन 2 इसके अंतर्गत सही होगा। यही कथन इसके अंतर्गत सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, एरोसोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये बादलों की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टलों के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। ये एल्बिडो में वृद्धि कर वैश्विक शीतलन की संभावना को बढ़ाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। जहां पर जो एरोसोल की बात की गई है, एरोसोल का जो उत्सर्जन है वो कारखानों, ताप विद्युत संयंत्रों, स्वचालित वाहनों, कृषि कार्यों आदि से होता है। ये कोलाइडल कण हैं जो वायुमंडलीय गैसों में फैले होते हैं। ये बादल विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान जल वाष्प अणुओं के संग्राहक का कार्य करते हैं। अधिकांश एरोसोल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, यानी विकिरण के परावर्तन को अगर बढ़ा देंगे तो एल्बिडो में से वृद्धि होती है, जिससे वैश्विक डिमिंग की संभावना बनती है। वैश्विक डिमिंग की संभावना कैसे बनती है? वैश्विक डिमिंग की संभावना इस प्रकार से बनती है कि जब आप सूर्य की विकिरणें पृथ्वी पर आती हैं और वायुमंडल में इस प्रकार की गैसें विद्यमान होती हैं जो इनको पृथ्वी से परावर्तित, जो ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो फिर ये परावर्तित होती हैं, और वायुमंडल में अगर ऐसी गैसें उपस्थित हों जो इन विकिरणों को वायुमंडल में ही रोक लें तो इससे वैश्विक तापन का प्रभाव पैदा होता है। लेकिन अगर पृथ्वी में कुछ ऐसी गैसें उपस्थित हो जाएं, कुछ ऐसे अणु उपस्थित हो जाएं जो सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर न आने दें, तो सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी पर नहीं आएंगी तो उससे तापन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और इस स्थिति को सामान्य रूप से डिमिंग की स्थिति के रूप में, ग्लोबल डिमिंग की स्थिति के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। उसी की बात यहाँ पर हो रही है। यह परिघटना वैश्विक शीतलन कहलाती है। अतः दोनों कथन इसके अंतर्गत सही हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। एरोसोल के बारे में, ये बादलों की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टलों के निर्माण में बहुत सहायक होते हैं और एल्बिडो में वृद्धि करके वैश्विक शीतलन की संभावना को बढ़ाते हैं। दोनों कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्रोत है या है? 1 पेट्रोलियम शोधनशाला, 2 ज्वालामुखी विस्फोट, 3 ताप बिजली घर, 4 ऑटोमोबाइल। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी 1, 2, 3 और 4। इसका भी
व्याख्या देखते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो प्राकृतिक तौर पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है और इसका उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों की दहन, पेट्रोलियम परिशोधनशालाएं, तापीय बिजली घर, औद्योगिक क्रियाकलाप तथा वाहन, ऑटोमोबाइल आदि से भी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसके अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 और 4 इसमें सही होंगे, ये उत्सर्जन के स्रोत हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड के संभावित उत्सर्जक हैं? 1 ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन, बी 2 है अयस्क में धातु का निष्कर्षण, 3 ज्वालामुखी विस्फोट, 4 रेल इंजनों और जहाजों से होने वाला उत्सर्जन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और व्याख्या यह है कि 19 अगस्त 2019 को जारी ग्रीन पीस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और वैश्विक मानव जनित उत्सर्जन में इसका योगदान 15% से अधिक है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। अन्य स्रोतों में अयस्क में धातु की निष्कर्षण जैसे औद्योगिक प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक स्रोत हैं और उच्च सल्फर सामग्री युक्त ईंधन का उपयोग करने वाले रेल इंजन, जहाज और अन्य वाहन तथा भारी उपकरण भी इसके अंतर्गत शामिल हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी 4 जो कथन दिए गए हैं, एक प्रकार से ये चारों ही सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जक हैं और इसलिए उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ईबीपी का मुख्य उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के साथ कच्चे पेट्रोलियम पर आयात भार को कम करना है। दूसरा कथन है केंद्र सरकार ने ईबीपी के तहत सम्मिश्रण लक्ष्य को बढ़ाकर 5 से 15% कर दिया है। तीसरा कथन है इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है जिसे शर्करा उद्योग के एक उपोत्पाद अर्थात शीरे से उत्पादित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए और साथ ही हमें यह भी बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। क्या आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन इस कार्यक्रम के माध्यम से कर पाने में आप सक्षम हो पा रहे हैं? ये प्रोग्राम रोज रात को 9 बजे आपके सामने आ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायी हो रही होगी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।